हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवर्ल्ड। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मैं पिछले क्लास में कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स मैंने करवा दिया है। जो कि मैंने क्या क्या करवाया था, एक बार हम उसका रिकैप कर लेते हैं। और वैसे फर्स्टली हमने बताया था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है। देन फर्स्टली हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में बात किया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। और उसके बाद हमने बात किया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, इसकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स क्या होती हैं, अलग अलग यूनिट्स कैसी क्या होती हैं, और इसके फार्मूले डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले क्या होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद हमने जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया था। देन हमने बात किया था कुछ मटेरियल्स और उनके चार्ज कैरियर्स के बारे में बात किया था। एंड देन हमने जो है उसके बाद इनकी यूनिट्स के बारे में बात किया था, एसआई यूनिट्स और अदर यूनिट्स जो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, वो सब यूज करते हैं। और डायमेंशंस के बारे में बात किया था। और नेक्स्ट जो हमने बात किया था करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी भी हमने कवर करवा दिया था, ये हमारा टॉपिक हो चुका था। तो आज हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मैं इसके पहले वाले क्लास में करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था हमने। और उसमें मैंने वो केस डिस्कस किया था जिसमें जो है करंट क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर था। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब इस केस में हम क्या करेंगे, करंट, ऐसा करंट कंसीडर करेंगे जो जो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे अभी देखो, ये जो करंट फ्लो हो रहा, ये करंट इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका इसका पहले ये जो आपके पास प्लेन है, इसका हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो एरिया वेक्टर हमारे पास इसका जो होगा, एरिया वेक्टर आपको यहाँ से दिख रहा है, ये हमारा एरिया वेक्टर है इस पर्टिकुलर प्लेन का। ओके, अब इसका जब अगर एरिया वेक्टर मिल गया हमें, तो इसका हम एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या होगा, डी ए कॉस थीटा। और इसका नॉर्मल कंपोनेंट भी हम निकाल सकते हैं, बट नॉर्मल कंपोनेंट्स का यहाँ कोई रोल नहीं है। अब ये कंपोनेंट निकालने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने करंट डेंसिटी का जो डेफिनेशन पढ़ रखा है कि जो है अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें वो एरिया चाहिए जो करंट के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अभी जो ये एरिया, ये हमारे पास जो डीए, अब देखो डीए, यहाँ पर डीए डीए जो रिप्रेजेंट हो रहा है इस प्लेन के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो डीए कॉस थीटा है, डीए कॉस थीटा हमारे पास इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस प्लेन के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा, ये डीए कॉस थीटा है जो कि आपको यहाँ मेंशन है। ओके, तो कहने का मतलब हमारे पास अब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इस करंट के परपेंडिकुलर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक बात और है इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जो करंट है, करंट जो है एरिया वेक्टर के, एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। थीटा क्या है, कह सकते हो करंट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ओके, तो अब यहां अगर जो हम डी, ये वाला कंपोनेंट का नाम दे दे, दिस इज डी ए एन, हम यहां नीचे लिख लेते हैं डी ए एन। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया, इस एरिया का वो कंपोनेंट जो इस करंट के परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या है, डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो डी ए कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। और हमने पिछली क्लास में ये डिस्कस कर रखा था करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, डी आई अपॉन डी ए एन। तो यहां से जे की वैल्यू जो आ जाएगी डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। तो यहां से डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप डी आई निकालोगे तो डी आई मिलेगा जे डी ए कॉस थीटा, जे डी ए कॉस थीटा। तो डी आई हम कह सकते हैं, डी आई हमारे पास आ गया जे डी ए कॉस थीटा। तो यहां से देखो, आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, अगर जो उन वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा हो,
तो होता है क्या, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि ये हमारे पास ये करंट डेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया। यहां हमारे पास ये क्या हो गया, डी आई। अगर जो आपको टोटल करंट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और यहां से आपको मिल जाएगा करंट आई इज इक्वल टू, अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा। और यहां से हमें मिल जाएगा इंटीग्रल जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये हमारे पास निकल के फार्मूला आ गया। ये एक जनरल फार्मूला है, हम इस फार्मूले को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द करंट डेंसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेंगे जो अभी तक हमने चैप्टर करवाया, उसी पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे। कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपको क्या गिवन है यहाँ पर, आपको कह रहे हैं कि चार्ज की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम गिवन है। क्या गिवन है, 1 कूलम गिवन है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसको बताइए आप। तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि चार्ज जो होता है, किसी भी बॉडी पर चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो क्या होता है, वैसे ये तो नेगेटिव होता है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। ओके, हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से क्या मिला हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से देखो, ये जब ये वाला टर्म हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन चलो मैं ट्राई कर बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 10⁻19 ये हमारे पास, अब इसको सॉल्व करते, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, तो 8 6 जा 48। और अगर जो हम इसको और डिवाइड करें तो 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40। तो हमारे पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम कितना आ गया, 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, कह रहे द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। जैसे एक वायर है, इस वायर में क्या हो रहा है कि चार्ज पास कर रहा, वो चार्ज ऐसा है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर क्या हो रहा, अलग अलग चार्ज पास हो रहा। मतलब अगर जो घड़ी में आप 12 बजे देख रहे हो, मान लो आपने घड़ी स्टार्ट किया और t इक्वल टू 0 सेकेंड आपने लिया, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर चार्ज क्या होगा, और वो क्या होगा, अब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ टाइम डिपेंडेंट है ना। टाइम के अकॉर्डिंग जो है चार्ज क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। चार्ज वैरी कर रहा है, तो आपको पता है चार्ज वैरी करेगा तो आपको पता है करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज वैरी कर रहा तो करंट भी क्या करेगा, वैरी करेगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए बी एंड सी। आपने देखा होगा कि जैसे आप एक इक्वेशन लिखो, S इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखा होगा कि यहाँ पर जो इसका यूनिट होगा और इसका यूनिट होगा, सभी का यूनिट क्या होगा, सेम आएगा। आप देख सकते हो
इसका मतलब ये आप कह सकते हो कि हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर जो ये हमारे पास इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट सेम है, तो यहां पर भी एक इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन है। अगर जो फिजिकल इक्वेशन है तो यहां पर जो चार्ज की यूनिट होगी वही क्या होगा, AT स्क्वायर की यूनिट होगी, वही क्या होगा, BT की यूनिट होगी, वही क्या होगा, C की भी यूनिट होगी। कहने का मतलब यहाँ पर जितने टर्म हैं उनकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी, सभी की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहां पर हमारे पास गिवन क्या है, हमें कह रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए बी एंड सी बताना है। ए बी और सी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो वो बताना है हमें। हाँ, तो अभी क्या है, हमें ए बी सी का डायमेंशनल फार्मूला बताना। तो अभी जो Q का डायमेंशन आपने बताया कि जो सभी टर्म्स हैं उनकी यूनिट सेम होगी, यूनिट सेम होगी, डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज वेरिंग विद टाइम क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT स्क्वायर। ये यहीं से आपको मिल जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ BT, क्योंकि यूनिट सबकी सेम है तो डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा। अब ये आपके दिमाग में आ रहा है, ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया हूं। स्क्वायर ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT स्क्वायर। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा, यहाँ पर दिस रिप्रेजेंट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ BT। कहने का मतलब आपको लिखना ना पड़े, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट लगा दिया। तो अभी चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। चार्ज क्या होता है, वैसे आपने अभी इस क्लास में मैंने बताया था, आई करंट क्या होता है, आई Q अपॉन T होता है। तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी, आई इंटू टी। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज निकालोगे तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम हो जाएगा। यहां से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट हमने क्लास में डिस्कस किया था, ये क्या होता है, कैपिटल ए, और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, AT, टी होता है, कैपिटल T होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला। तो यहां से चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, AT। और यहां से क्या मिला हमें, यहां देखने एक बात कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, कि जो है यहाँ ए कुछ यहाँ कांस्टेंट है, और ये यहाँ पर जो ए है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा हम करते हैं कि जो है यहाँ पर थोड़ा सा कांस्टेंट सेम होने की वजह से कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पर कुछ हम PQR ले लेते हैं, या फिर क्योंकि अभी आपको दिमाग में चलेगा यार वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, कुछ ये कंफ्यूजन ना बने, तो इसीलिए हम इसको PQR कर लेते हैं। तो ये हमारा P हो गया, ये Q हो गया, ये R कर लिया हमने, ठीक है। तो यहां से अब हमें डायमेंशनल फार्मूला, अब देखो यहाँ PQR का डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है। क्या निकालना है, PQR का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा T स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला। अब यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P इंटू टी स्क्वायर, यहां से क्या मिला, AT। अब यहां से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P क्या निकला, AT अपॉन टी स्क्वायर, AT अपॉन टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू AT टू द पावर -1। सिमिलरली यहां से अगर जो हम देखेंगे, देखो अब देखो यहाँ Q सेम हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर Q चार्ज नहीं है, ये कुछ और रिप्रेजेंट करा, देखो यहाँ Q सेम हो। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ही ऐसा था। तो यहाँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q चार्ज नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना ये बात। और यहाँ पर जो चार्ज है ये Q के डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q के इक्वल हो, क्योंकि देखो यहाँ ये इक्वेशन इसके भी इक्वल है, ये इक्वेशन इसके इक्वल है, ये इक्वेशन को भी इससे आप इक्वेट कर सकते हो। तो यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q चार्ज नहीं है ये, एंड टाइम का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ लिख लो, इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q इज इनटू टाइम का डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ पर AT। तो यहाँ से मिला टाइम का चार्ज का Q का डायमेंशनल फार्मूला,
Q का डायमेंशनल फार्मूला हमें क्या मिला, Q का डायमेंशनल फार्मूला हमें यहाँ से, एक मिनट एक स्टेप लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 80 हो गया, तो यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q आ जाएगा A के इक्वल। ओके, सिमिलरली आप R का डायमेंशनल फार्मूला तो Q के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल है, तो इसको आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ R हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q, और Q का डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का है, तो चार्ज का आपने निकाला था, ये हमारे पास 80 आ जाएगा। अब अगले पार्ट में पूछा जा रहा है कि इफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ A, B एंड C are 5, 3 and 1 respectively in SI units, find the value of the current at t equal to 5 second. ओके, तो हमें यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा, तो हम पहले इरेज कर लेते हैं। ओके, ओके, हाँ, हमें अब क्या करना है, इरेज करना है यहाँ पर, तो इरेज कर लिया हमने। अब क्या करना, बी पार्ट का प्रॉब्लम, बी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। बी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या हमें फाइंड आउट करना, कह रहे हैं कि करंट की वैल्यू 5 सेकेंड, जब टाइम 5 सेकेंड स्पेंड हो गया तो करंट की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे करंट आपको बताया था जब चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करे, टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज चेंज हो रहा है ना, तो उस सिचुएशन में जो हमने करंट का फॉर्मूला बताया था I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी बताया था। तो अब यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट अगर जो करें डी बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये हमारे पास है। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ए तो कांस्टेंट है, अभी हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ए की वैल्यू से 5 गिवन है, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब यहाँ से b को हम बाहर कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास, b की वैल्यू कितनी है 3 गिवन है हमें हमारे पास। ओके, तो b हमने कॉमन ले लिया, d बाई डी टी ऑफ t प्लस अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ ये जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, ये हमारे पास आ जाएगा 2t के इक्वल 2t। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है हाउ टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन, हम इस पर बेसिक मैथमेटिक्स आपको करवाएंगे, फिलहाल अभी इतना आप ऐसे कर लो, b इंटू 1 प्लस 0, ये हमारे पास आ गया 2at प्लस b। अभी आपको a की वैल्यू कितनी गिवन थी, a की वैल्यू थी 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू टी प्लस b इज 3, यहाँ पर हो जाएगा 10t प्लस 3। तो ये हो जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग जो है करंट की वैल्यू यहाँ पर है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, करंट की वैल्यू बताइए एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। टाइम जब 5 सेकेंड है उस सिचुएशन में करंट कितना होगा, तो आप टाइम के प्लेस पर 5 पुट कर दो, यहाँ पर 10 इंटू 5 प्लस 3, 50 प्लस 3 53। अब सारी यूनिट यहाँ पर ए बी सी सभी एसआई यूनिट में गिवन है, तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आएगी वो भी एसआई यूनिट में आएगी, और एसआई यूनिट में करंट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हमारे पास करंट की जो वैल्यू आ गई 5 सेकेंड पर, वो आ गया 53 एम्पियर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज आई। अब यहां पर क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग करंट वैरी कर रहा है। करंट क्या है, टाइम जैसे जैसे इलैप्स हो रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, यहां पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। कहने का मतलब यहां पर कांस्टेंट या यूनिफॉर्म करंट नहीं है, करंट इज वेरिंग विद टाइम।
टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब कह रहे हैं कि द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन टाइम फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड बताना है। ओके अब आपको पता है कि यहाँ पर जो गिवन टर्म है, गिवन क्या है, i की वैल्यू गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ये हमारे पास गिवन है। बट i क्या होता है आपको पता है, dq अपॉन dt होता है। अभी इससे पहले वाले प्रॉब्लम में यही तो किया, आई क्या होता था, वहां पर चार्ज गिवन था टाइम के वेरी करने के अकॉर्डिंग, बट यहां पर करंट वेरी कर रहा टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहां से 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ dq बचेगा। और यहाँ पर अब देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, और वो इंटीग्रेशन में कौन सा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पर आपको अगर जो नहीं आएगा तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम आपको वैसे बेसिक मैथ यहाँ पर करवाते रहेंगे, और अगर जो कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में टाइप करना कि हाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ओके तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, और वो भी इंटीग्रेशन कौन कौन वाला, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, लिमिट्स के बीच में हम पुट करते हैं। अब देखो यहाँ टाइम इन्होंने कहा है कि 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो कर गया वो बता रहा है। तो टाइम यहाँ पर वेरिएबल क्या है, टाइम, तो हम टाइम 0 से लेके 2 सेकंड। ओके अब 0 सेकंड पर चार्ज की वैल्यू, भाई 0 सेकंड टाइम जब 0 है उसके अकॉर्डिंग चार्ज अगर जो 0 है तो यहाँ पर आफ्टर सम टाइम चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, क्यू हो गई। वो चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया। तो ये क्यू की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से हमें मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू। ओवरऑल इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर। वैसे अपर लिमिट, वैसे क्यू आएगा, अपर लिमिट क्यू पुट करोगे, लोअर लिमिट 0 तो क्यू माइनस 0, तो यहाँ क्यू आ जाएगा। अब यहाँ इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम, ये आ जाएगा 3t क्यूब अपॉन 3 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5t, और लिमिट पुट कर देंगे हम 0 टू 2 यहाँ से 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ मिल जाएगा हमें टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t, 0 टू 2 सेकेंड, 0 से लेके 2 सेकेंड। ओके नाउ पुट दिस वैल्यू, अब पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस, अब देखो यहाँ टी के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो 0 यहाँ पर भी 0 क्यूब है, 0 स्क्वायर 5 इंटू 0, ये ओवरऑल 0 आने वाला है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। ये हमारे पास 8 आ गया प्लस 4 12 आ गया प्लस 10, 8 प्लस 4 12 प्लस 10 22 हो गया। तो कितना चार्ज आ गया हमारे पास, चार्ज की वैल्यू जो आ गई 20 कूलम। तो 0 से 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया, वो हो गया 22 कूलम के इक्वल। ओके ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम है आज, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, आपको एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की, वैसे आपको ये पता ही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो इन्होंने ऑलरेडी इसको दे दिया है, कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम गिवन है आपको, ठीक है। अब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द वायर पर सेकेंड, टाइम कितना गिवन है आपको, टाइम गिवन है 1 सेकेंड। क्या गिवन है, टाइम इज गिवन टू यू, कह रहे पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए ये बताना है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द वायर पर सेकेंड ऑन फ्लोइंग ऑफ 1 एम्पियर करंट, करंट भी गिवन है, करंट कितना गिवन है 1 एम्पियर गिवन है, कितना गिवन है 1 एम्पियर थ्रू द वायर विल बी, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया वो बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। ओके
अब यहाँ पर सेम कंसेप्ट आपको पता होगा कि आई क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, क्यू अपॉन टी होता है, लेकिन क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, एन ई होता है, एन इंटू ई होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम इक्वल टू आई। यहाँ से क्या मिला, आई की जो वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू है 1 एम्पियर, कितना है 1 एम्पियर है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन टाइम, टाइम 1 सेकेंड है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको जो है रिक्वायर्ड जो आंसर है वो यहाँ से आपको ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ से आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होगा पर सेकेंड वो यहाँ से कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगले प्रॉब्लम में ये कहा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कह रहे करंट ऑफ 4.8 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4.8 एम्पियर फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या करंट का फ्लो क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो अब कंडक्टर वायर के शेप में जनरली होता है, तो ये हमारे पास क्या, एक वायर में क्या हो रहा, करंट फ्लो हो रहा, 4.8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर विल बी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, पर सेकेंड कितना फ्लो हुआ, टाइम कितना गिवन है 1 सेकेंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है। वही सेम फार्मूला यूज होना है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बट क्यू क्या होता है, एनी अपॉन एनी है ना, तो एनी अपॉन टी लिख सकते हो इसको। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, आई इंटू टी अपॉन ई। आई, आई क्या है, करंट, करंट की वैल्यू कितनी है 4.8 एम्पियर, 4.8 एम्पियर इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 सेकेंड अपॉन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहां से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 16 3 तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, कितने आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ओके, तो वायर से पर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगला प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि किसी द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर क्यू इक्वल टू अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। क्यू क्या गिवन है, क्यू इज गिवन टू यू अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या गिवन है, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर गिवन है। अब कह रहे हैं कि वेयर अल्फा एंड बीटा आर सम कांस्टेंट्स, अल्फा और बीटा क्या है, कुछ कांस्टेंट्स हैं। कह रहे फाइंड द करंट थ्रू वायर एट टाइम टी, इस वायर के थ्रू टी टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी होगी ये बताना। यहां पर भी चार्ज क्या हो रहा, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा, वेरी कर रहा, मतलब ये चार्ज की वैल्यू जो कांस्टेंट नहीं है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा। अब क्यू क्या होता है, अब आपको पता है, सिंस ये फार्मूला आपको पता होता है कि आई क्या होता है डी क्यू अपॉन, आई क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी, या फिर यहां से ओके, यहां से हम कह सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी होता। ओके, ये हमारे पास है। ओके, अब यहां से करंट की वैल्यू बतानी है, तो यहां से हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो करंट कितना हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई डी टी ऑफ अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया, डी बाई डी टी ऑफ टाइम माइनस बीटा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ से क्या मिला अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 2t, यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा टी, ये हो जाएगा करंट की वैल्यू। ये भी क्या हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा, करंट इज ऑल्सो वेरिंग विद टाइम। ओके, अगला प्रॉब्लम चेक करते हैं, आगे प्रॉब्लम नहीं है, अब क्या है थर्मल वेलोसिटी,
क्या होता है थर्मल वेलोसिटी? अगर जो किसी कंडक्टर के आप कंडक्टर को देखो तो कंडक्टर में कंडक्टर एटम से मिलकर बना होता है। ओके, क्या कैसे बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। और एटम्स का सेंट्रल पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेंट्रल पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और उसके आउटर जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होता है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आप मैटर में या सब्सटेंस में या कंडक्टर में क्या करता रहता है? रैंडम मोशन करता रहता है। ओके, और ये रैंडम मोशन ये क्या करता रहता है? रैंडम मोशन करता रहता है विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। बहुत हाई वेलोसिटी के साथ क्या करता है? रैंडम मोशन करता रहता है। और वो जो वेलोसिटी होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करता है? टू एंड फ्रो रैंडमली मूव करता रहता है। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से क्या करते रहते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं। अब रैंडम मोशन कर रहे हैं तो भाई कहाँ से उनको एनर्जी मिल रही है? तो थर्मल एनर्जी की वजह से, जो उनको वो जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से उनको कुछ वेलोसिटी अचीव हुई, है ना। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। तो दिस स्पीड इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो वैल्यू होती है रूम टेम्परेचर पर वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास √3kT/m होता है, वेयर के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 SI यूनिट में। ओके, इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। भाई रूम टेम्परेचर जनरली क्या होता है? 27 या 25-27 के बीच में, या 30 भी ले सकते हो आप। तो रूम टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिया है, तो ये 300 केल्विन हो जाएगा जो केल्विन में कन्वर्ट करोगे उसको। ठीक है, अब ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसका मास क्या? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होता है। ओके, अगर जो किसी कंडक्टर में ये जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देयर आर मेनी मेनी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर जो इनकी सबकी थर्मल वेलोसिटी, एक पहले की कितनी है? un है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 वेक्टर है, इसी तरह जो nth फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी अपनी जो थर्मल वेलोसिटी un है, तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आता है वो क्या होता है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट इट इज 0। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है? जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब इन्होंने एक टर्म और लिखा हो, जैसे द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस। अब जब इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो रैंडम मोशन करता रहता है, तो क्या होता है? अब पॉजिटिव आयन, भाई वो इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में मूव करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट होते हैं। इन पॉजिटिव आयन से ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं। ओके, टकराते रहते हैं। और ये जो जिसकी वजह से एक जिगजैग पाथ पर मूव कर, टू एंड फ्रो मोशन, जिगजैग पाथ ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो कोई भी नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता, मतलब यहाँ पर चार्ज कोई नेट नहीं फ्लो होता, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से जो थर्मल वेलोसिटी मिलती है उसकी वजह से कोई करंट कंडक्टर में फ्लो नहीं होता है। तो आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक था। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहो, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।